सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीलेट थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत विषय के राजन सीरीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट अतलगुत्री क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है अतलगुत्री क्वेश्चंस में स्वरों के उच्चारण में कौन सा प्रयत्न होता है। स्वरों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। याद रखिएगा आप लोग, विवृत प्रयत्न कहते हैं स्वरों के उच्चारण को। अब क्वेश्चन नंबर 2 है स्पृष्ट प्रयत्न में कौन से वर्ण आते हैं। तो दोस्तों, स्पृष्ट प्रयत्न होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का जीभ या होठों से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद स्फुट होता है और श्वास बाहर निकल जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम स्पृष्ट व्यंजन कहते हैं। और ये क से लेकर के माँ तक होते हैं। याद रखिएगा, क से लेकर के माँ तक होते हैं। टोटल 25 व्यंजन आते हैं इसमें। कितने? 25 व्यंजन आते हैं, यानी कि जितने भी स्पर्श व्यंजन है उनको हम स्पृष्ट प्रयत्न कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है उ और य के उच्चारण में क्या क्या समानता है। तो उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ तथा प्रयत्न विवृत है, जबकि य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है। य का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है और प्रयत्न ईषत् स्पृष्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं। तो जस प्रत्याहार के अंतर्गत ज, ब, ग, ड, द। मैंने प्रत्याहार बनाना आप लोगों को सिखाया है। माहेश्वर सूत्र मैंने पूरा पढ़ाया है आप लोगों को। पूरा का पूरा संस्कृत का सिलेबस बहुत ही आसान भाषा में पढ़ा के खत्म किया है। आप लोग प्लीज संस्कृत का पूरा वीडियो देख डालिए, सारी की सारी क्लासेस को अटेंड कर डालिए अगर आप वाकई में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 5 है किस प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। तो अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है वृद्धि रेचि किसका सूत्र है। तो वृद्धि रेचि वृद्धि संधि का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्यंजन संधि कब होती है। जब व्यंजन से व्यंजन अथवा स्वर के मिल जाने पर होती है, यानी कि जब व्यंजन से व्यंजन मिलता है, व्यंजन से व्यंजन या व्यंजन से स्वर मिलता है, तो वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। क्या होती है, व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि भी कहते हैं, क्योंकि हल प्रत्याहार के अंतर्गत सारे व्यंजन आ जाते हैं। इसे हम हल संधि या व्यंजन संधि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समास किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या है, दो या दो से अधिक पदों को इस प्रकार मिलाना कि उनके आकार में कमी आ जाए तथा अर्थ भी पूरा पूरा निकल जाए, समास कहलाता है। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, छोटा करना। जैसे माता पिता को हमने क्या कह दिया, पितरौ। क्वेश्चन नंबर 9 है समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के टोटल कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं और आप सभी लोगों को पता है कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुव्रीहि समास। टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रतिदिनम में कौन सा समास है। तो प्रतिदिनम में अव्ययी भाव समास है, दिनम दिनम प्रति। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रारब्ध मुंत मजमाह न परित्यजन्ति। श्लोकांश का अर्थ क्या होगा। तो उच्च श्रेणी के पुरुष विघ्नों के बार बार आने पर भी कार्य के प्रारंभ होने के बाद पूरा किए बिना नहीं छोड़ते, यानी कि जो वीर पुरुष होते हैं, धीर पुरुष होते हैं, अगर उन्होंने काम को शुरू कर दिया है तो कितनी भी बाधाएं आए, कितना भी विघ्न आए, वह अपने काम को बिना पूरा किए नहीं छोड़ते हैं। 2018 में ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है युष्मत् शब्द के प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रथमा विभक्ति में त्वम, तो त्वम युवाम यूयम, यही हो जाएगा इसका प्रथमा विभक्ति। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है बलिम याचते वसुधाम में बलि का कर्म संज्ञा विधायक सूत्र लिखिए। दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कतुरिप्सित तमम कर्म। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है श्याम बुद्धिमान लड़का है, वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो श्याम बुद्धिमान बालकः अस्ति। क्वेश्चन नंबर 15 है वर्णों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के किस क्रमांक के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों वर्णों के पंचम वर्ण माहेश्वर सूत्र के अंतिम क्रमांक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, पितरौ शब्द का समास विग्रह एवं समास का नाम लिखिए। तो पितरौ का हो जाएगा माताश्च, पिताश्च, और इसमें होगा क्या, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 17 है, या रा ला वा को किस नाम से पुकारते हैं। तो या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसको आप लोग मत भूलिएगा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। या रा ला वा को हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण होता है। तो तालु से इचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए तालु से छोटी ई, बड़ी ई भी यहाँ पर रहेगी, और चा वर्ग चा छा जा झा, इसके बाद यहाँ पर इया नहीं रहेगा, इसके बाद य और ये शा, इन वर्णों का उच्चारण होता है तालु से। याद रखिएगा, छोटी बड़ी चा छा जा झा, य और शा, इचु यशा नाम तालु। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, त तथा थ का उच्चारण किस स्थान से होता है। तो त और थ का उच्चारण दंत से होता है। तो यहाँ पे कंठ नहीं बल्कि क्या रहेगा, दंत रहेगा। ऋतुलसा नाम दंता। तो री त थ द ध ल सा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, स का उच्चारण स्थान क्या है। तो स का उच्चारण स्थान दंत है। ऋतुलसा नाम दंता अभी मैंने आपको बताया भी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संधि किसे कहते हैं। दोस्तों ये जो उच्चारण स्थान के जितने क्वेश्चन आप देख रहे हो, उच्चारण स्थान आप लोगों को भी मैंने बहुत ही सरल भाषा में, वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है। अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं तो बहुत बहुत आसानी से आप लोग इन नंबरों को प्राप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के अत्यंत पास आने से उनमें जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि राम धनीशा रमेशा। आप ये भी कह सकते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वर संधि किसे कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम स्वर दूसरे शब्द के आदि यानी कि प्रारंभिक शब्द से मिलता है तो स्वर संधि होती है। जैसे कि रथ धन आरूढ़, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रथा रूढ़। तो यहाँ पर आप देखिए थ और आ, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ है और यहाँ पर बड़ा आ है, ये मिलके बड़ा आ हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर स्वर संधि हो गई। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं। जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे स्वर के अंतिम या प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो व्यंजन संधि होती है। आप बस ये समझिए, जब पहले शब्द का व्यंजन अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के प्रारंभिक स्वर या व्यंजन से मिलता है तो वह क्या, वहां पर क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। जैसे कि वाक धन ईश, वागीश हो गया। सत धन चित, सचित हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। जब पहले शब्द के अंत में आया हुआ विसर्ग दूसरे शब्द के प्रारंभ में आए हुए स्वर या व्यंजन से मिलता है तो विसर्ग संधि होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनोरथ। ये बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप लोगों के यूपी टेट में भी पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः धन रथ। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखिए विसर्ग है, विसर्ग का जो मेल है वो स्वर या व्यंजन से होता है, तो यहाँ पे स्वर से हो रहा है। तो इस तरीके से ये मनोरथ हो गया है। और यहाँ पर आप देखिए छात्र तिष्ठत लिखा हुआ है, यहाँ पर छात्र होगा क्योंकि विसर्ग लगेगा तभी तो बनेगा विसर्ग संधि। तो छात्र धन तिष्ठत, तो ये हो जाएगा छात्र तिष्ठति। क्वेश्चन नंबर 26 है, एचो अ वाय आवह, यह किसका सूत्र है। तो यह सूत्र है अयादि संधि का। सारे के सारे संधियों के सूत्र मैंने लिखवाए हैं क्लासेस में, आप लोग प्लीज सारे के सारे संधियों को देख करके जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, बालक मातरम प्रणमति, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो मातरम में कर्म कारक और द्वितीय विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को, तो माता को प्रणाम कर रहा है तो कर्म कारक इसमें हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, नदीसु गंगा श्रेष्ठा, रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो नदीशु में दोस्तों अधिकरण कारक है और सप्तमी विभक्ति है।
क्वेश्चन नंबर 29 है गुरुवे नमः रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो नमः स्वस्ति स्वाहा में क्या होता है? चतुर्थी विभक्ति होती है। आपको पता है चतुर्थी विभक्ति का मतलब संप्रदान कारक। तो यहाँ पर गुरुवे में संप्रदान कारक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है बलिम याचते वसुधाम रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो बलिम में दोस्तों कर्म कारक का मतलब द्वितीय विभक्ति इसमें होगी। क्वेश्चन नंबर 31 है अनुनासिक और अनुस्वार का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले अनुस्वार का एग्जाम्पल, तो धर्मम धनचर धर्मंचर, और अनुनासिक का एग्जाम्पल दिक धननाथ दिंगनाथ। क्वेश्चन नंबर 32 है वांगमयम शब्द का संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। तो वांगमयम में वाक धनमयम, ये वांगमयम हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है परोपकार शब्द का समास विग्रह कीजिए तथा समास का नाम लिखिए। तो परोपकार शब्द में तत्पुरुष समास है, यानी कि पर धन उपकार है परोपकार। क्वेश्चन नंबर 34 है मातृ शब्द के षष्ठी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए षष्ठी विभक्ति का रूप लिखना है मातृका। तो मातु मात्रा मातृणाम। सारे के सारे शब्द रूप मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है और ट्रिक के माध्यम से याद करना भी बताया है। क्वेश्चन नंबर 35 है श्रु यानी कि सुनना धातु लट लकार प्रथम पुरुष के सभी वचनों के रूप में लिखिए। तो श्र धातु के रूप में देखिए लट लकार श्रीणति श्रीणुतः श्रीणवंती। क्वेश्चन नंबर 36 है पट धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो पट धातु के सभी लकार एवं सभी वचनों के रूप लिखना है। तो सबसे आसान है लट लकार पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। पट यानी कि यह हो गया वर्तमान काल। अब इसके बाद हम आते हैं लट लकार यानी कि भविष्य काल पे। तो पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, पठिष्यसि पठिष्यथ पठिष्यत, पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामा। अब इसके बाद लंग लकार पे आते हैं जो कि भूतकाल होता है। अपठत अपठताम अपठन, अपठा अपठतम अपठत, अपठम अपठाव अपठाम। तो अगर अ लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा है, लंग लकार है। फिर लोट लकार पे आते हैं पठतु पठताम पठंतु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम। इसके बाद विधिलिंग लकार पे आते हैं पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेयो पठेम। क्वेश्चन नंबर 37 है ध्रुमा पाए अपादानम सूत्र किससे संबंधित है। तो यह अपादानम आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यह अपादान कारक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 है अधिकरण कारक का सूत्र क्या है, आधारो अधिकरणम। क्वेश्चन नंबर 39 है करण कारक का सूत्र क्या है, तो साधकतम करणम। फिर है क्वेश्चन नंबर 40 कर्ता कारक का सूत्र क्या है, तो स्वतंत्र कर्ता। क्वेश्चन नंबर 41 है आधार कारक किसे माना जाता है। तो अधिकरण कारक को आधार कारक की श्रेणी में रखा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है अस्मद शब्द का षष्ठी द्विवचन बताइए। तो दोस्तों अस्मद शब्द में जो प्रथमा विभक्ति होती है वो होती है अहम आवाम वयम, और इसकी जो षष्ठी विभक्ति होती है वो होती है मम अवयोह अस्माकम। तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति द्विवचन पूछा है तो यहाँ पर अवयोह बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है वारी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन बताइए। तो दोस्तों वारी शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन वारिड़ा। दोस्तों यहाँ पर वारिड़ा बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है राजा शब्द का द्वितीय एक वचन बताइए। तो ये हो जाएगा राजा नाम। दोस्तों यहाँ पर राजा नम होगा, राजा नाम नहीं होगा बल्कि राजा नम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रामम अभिता तड़ागा संति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो अभिता परिता समया निक्सा हाँ प्रतियोगी च द्वितीया। तो अभिता परिता समया निक्सा ये सभी वर्ड अगर आपको कहीं दिखेंगे तो वहां पर होगी द्वितीय विभक्ति, और द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक होता है। तो यहाँ पर ग्रामम में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हो गई। क्वेश्चन नंबर 46 है मोहनः कंदुकेन क्रीडति रेखांकित शब्द में कारक एवं विभक्ति बताइए। तो कंदुकेन में करण कारक, खेलने का साधन क्या है, गेंद है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, 11 से 20 तक संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पर 1 से 51 तक की संख्या है, मैंने पूरा 1 से 100 तक की गिनती आप लोगों को संस्कृत में बताई है, उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर केवल 11 से 20 तक पूछा है, तो हम 11 से 20 तक ही देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 11 से 20 तक, 11 को हम एकादश कहते हैं, 12 को हम द्वादशा कहते हैं, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दशा, 15 को पंचदशा, 16 को षोडश। ये बहुत पूछता है, 16 को षोडश कहते हैं और कैसे लिखते हैं ये भी आप ध्यान दीजिए। फिर 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश और एकोन विंशति, यानी कि एक नहीं है 20 में, एक नहीं है 20 में, यानी कि 20 में से एक घटाएंगे तो 19 आ जाएगा। 20 को विंशति, फिर 21 को एकनो विंशति, 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोविंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति। इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 51 तक की गिनती। मैंने आप लोगों को इससे भी ज्यादा बताया है, आप लोग उस वीडियो को अलग से देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 पूछा है, गम धातु के सभी लकारों एवं वचनों के रूप लिखिए। तो जैसे पट धातु है वैसे गम धातु भी है। लट लकार में गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसि गच्छता गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छामा। 2019 में देखिए पूछा गया है ये क्वेश्चन, लिट लकार पूछा है, तो गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति, गमिष्यसि गमिष्यतः गमिष्यत, गमिष्यामि गमिष्याव गमिष्यामा। फिर लंग लकार पे आते हैं, तो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, अगच्छ अगच्छतम अगच्छत, अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। फिर लोट लकार पे आते हैं दोस्तों, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, गच्छ गच्छतम गच्छत, गच्छानि गच्छाव गच्छाम। इसके बाद विधिलिंग लकार पे आते हैं, तो देखिए गच्छेत गच्छेताम गच्छेयुः, गच्छे गच्छेतम गच्छेत और गच्छेतम गच्छेव गच्छेव। ये सभी को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करने की ट्रिक सिखाई है, बहुत ही आसानी से आप लोग क्लासेस में जरूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए पिब एवं स्मरण धातु के सभी लकारों एवं वचनों को लिखना है। तो ये देखिए एग्जाम में पूछा नहीं गया है ये पूरा, लेकिन जैसे पट धातु आपने देखा, गम धातु देखा, वैसे ही पिब और स्मरण धातु भी सेम वही है। आप देख सकते हैं कुछ भी इसमें अलग नहीं है दोस्तों। तो इसी वजह से अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन 2019 में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दीर्घ संधि का सूत्र क्या है, तो अकः सवर्णे दीर्घ, दीर्घ संधि का सूत्र है। फिर सह साकम समम सार्धम शब्दों के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? दोस्तों सह साकम समम सार्धम में होता है तृतीया विभक्ति। क्या होती है? तृतीया विभक्ति होती है। कैसे होती है ये भी मैं आपको बता रही हूँ। सह साकम समम सार्धम ये शब्द जहां भी आएंगे, जैसे मोहन सुरेशेण सह गच्छति, मोहन सुरेश के साथ जाता है। रामेण समम लक्ष्मण गच्छति, राम के साथ लक्ष्मण भी जाते हैं। ते मित्रैः सह विनोदम कुर्वन्ति, वह अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहे हैं? आनंदित हो रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं। यानी कि सह साकम समम सार्धम जहां भी शब्द आएंगे वहां पे तृतीया विभक्ति होगी। ठीक है। विमला माता सह आपणम गच्छति, विमला माता के साथ, सह आया ना, विमला अपनी माता के साथ या अपनी मम्मी के साथ बाजार जाती है। तो जहां भी ये शब्द आएंगे वहां पर तृतीया विभक्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं। न्यायात पथम प्रविचलन्ति पदम न धीरा, श्लोकांश का अर्थ इतना आसान है, आप सभी को पता होगा। धैर्यशाली पुरुष न्याय के मार्ग से कभी भी कदम अपना पीछे नहीं हटाते हैं। जो धीर पुरुष होते हैं, जो वीर पुरुष होते हैं, वो जो धैर्यशाली होते हैं, वो कभी भी न्याय के मार्ग से अपने कदम पीछे नहीं हटाते हैं, वो हमेशा सत्य का ही साथ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, 21 संख्या को संस्कृत में लिखिए। तो 21 को हम कहते हैं एक विंशति, यानी कि 20 और एक 21। क्वेश्चन नंबर 54 है, सप्ताध्यायी शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त होगा? तो इसमें तत्पुरुष समास प्रयुक्त होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, असमत शब्द के द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों का रूप लिखिए। तो अहम, आवाम, वयम, फिर माम या माँ, फिर आवाम, फिर अस्मत। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर माँ के नीचे हलंत लगा लीजिएगा, माम होगा, और चाहे माम या माँ। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है,
जा का उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो क वर्ग का कंठ हो गया, च वर्ग का तालु हो गया, तो च छ ज, च वर्ग में ही तो जा आता है, तो यहाँ पर ये तालु सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 है, संधि का अर्थ बताइए। तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो जब अति निकट दो स्वर या दो व्यंजन परस्पर मिलकर परिवर्तन या विकार को प्राप्त करते हैं तो हम उसे संधि कहते हैं, या परस्पर दो वर्णों के मेल को भी हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय, विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 58 है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो आप सभी को पता ही है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 59 है, वर्ण किसे कहते हैं? भाषा में कई ध्वनियां होती हैं, इन ध्वनियों के लिए कुछ प्रतीक बनाए गए हैं और इन्हीं प्रतीकों को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनियों में उस छोटी से छोटी मुख से निकलने वाली ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं जिसका बंटवारा ना हो सके। क्वेश्चन नंबर 60 है, माहेश्वर सूत्र के जनक कौन है? तब माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो आप सभी लोगों को पता है कि माहेश्वर सूत्र के जनक महर्षि पाणिनि है और सूत्रों की संख्या टोटल कितनी है? 14 है, याद रखिएगा। मैकडूगल के जो 14 संवेग आप लोगों ने याद किए होंगे ना, बस वही चीज है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, महर्षि पाणिनि ने व्याकरण में कितने प्रत्याहार बताए? तो 42 प्रत्याहार। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, अक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो अ, ई, उ, री, री, यही 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 63 है, इक प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो ये सभी आपको तभी समझ में आएंगे जब आप लोगों ने माहेश्वर सूत्र को पढ़ा होगा, पहली और दूसरी क्लास ली होगी संस्कृत की जो मैंने पढ़ाई है, तो आपको अच्छे से सारे प्रत्याहार बनाने भी समझ में आ रहे होंगे। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और री। फिर क्वेश्चन नंबर 64 है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के ही होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को हम अच भी कहते हैं और व्यंजन को हम हल भी कहते हैं। दोस्तों, इस तरीके से आपने पार्ट 1 खत्म कर लिया और पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये एक वीडियो और आएगी और आपके राजन सीरीज के सारे लघुत्तरी कंप्लीट हो जाएंगे। बहुविकल्पी आप सारे देख डालिए, सारे विषयों के लघुत्तरी देख डालिए, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने संस्कृत का 2015 से लेकर के अब तक जितने पेपर हुए हैं संस्कृत के, मैंने सबके सब सॉल्व करवा दिए हैं। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अगर आप लोग वाकई में संस्कृत में बढ़िया नंबर लेकर के आना चाहते हैं तो आप लोग प्लीज वीडियो को पूरा देख करके ही जाइएगा, और जहां कहीं कोई भी समस्या होगी हमसे बताते रहिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सही समय पर मिलती है। और अगर आप चाहें तो हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। ऐप में आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास मिलेगी, आपको सारे विषयों की मास्टर क्लास मिलेगी, सारे विषयों की वीडियोस मिलेंगी। इसके अलावा सारे विषयों के नोट्स मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें। सारा का सारा पूरा पवन सीरीज, पूरा राजन सीरीज का पीडीएफ हर विषय का आपको हम दे देंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा थर्ड सेमेस्टर के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। चैनल से बने रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। जय हिंद।